ये लोग वो हैं जो पहले दिन जुड़े थे मंत्री जी के साथ 1998 में और डीसी साहब के साथ, वो ये फौज है। अफसर से नेता बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन अच्छे तरीके से काम करने का भी एक फायदा मिलता है। यहाँ जितने आदमी बैठे हैं किसी का कोई किसी मतलब से नहीं, सिर्फ प्यार, आदर, मान सम्मान और भाईचारे से यहाँ बैठे हैं। अगर 60 साल हो गए हरियाणा को बने हो गए, अब भी हम अगर गली नाली नलका टूटी खंबा टूट गया ये ठीक करवाइए हो तो फिर तो हो लिया काम। और नेता ये चाहते हैं कि आप लोग इसी में उलझे रहो। नाली टूटी पड़ी है, इसके लिए चक्कर काटो, एप्लीकेशन दोगे, वो 3-4 साल में बन जाएगी, उसके बाद सड़क टूट जाएगी, तो अपने पर्सनल काम तो आप भूल ही गए ना। ये तो नेता का फर्ज है कि अपने काम करना, कोई एहसान नहीं करना लीडर आपके ऊपर। अब मैं समाज कल्याण विभाग में रहा, अपने हल्के के हफ्ते में कम से कम 25-30 लोगों के टेलीफोन आते और 5-7 वहाँ चंडीगढ़ पहुँच जाते कि मेरी पेंशन नहीं मिल रही, और कुछ काम नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके काम रुके पड़े हैं। अब क्या मैं आपसे पूछूंगा कि इन कामों के लिए क्या किसी एमएलए की मंत्री की जरूरत है क्या? ये अधिकारी भी उदासीन हो चुके हैं। अब ये आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, सब मेरे ख्याल में कितने बच्चे यहाँ से भी गए होंगे जो बैठे अभी हमारे युवा जुड़े हुए हैं। 13.5 लाख बच्चों ने फार्म भरे, पोस्टें 13,000। प्रचार इतना हो गया हो जिस तरह 13 लाख में से 12 लाख को नौकरी मिलेगी। पागल हो रहे हैं बस मिनिस्टर के बेचारे, अब करें क्या, नौकरी मिलती नहीं। मेरे दफ्तर में चंडीगढ़ का 4 सेलेक्ट हो गया है ग्रुप डी में पीएन, चारों के चारों एमएससी एमफिल बीटेक। मतलब मेरे को शर्म आने लगी भाई मैं इनसे पानी मंगवाऊंगा चाय मंगवाऊंगा, तो मैंने फिर आखिर में धीरे धीरे उनको दफ्तर का ही काम दिया। अगर एमएससी पीएचडी और एमफिल वाले पुलिस में सिपाही लग जाएंगे या ग्रुप डी में लगेंगे तो 10वीं 12वीं वाले क्या करेंगे फिर? ये मैं तो कह रहा था, मैंने कहा अगर ये रोजगार एमएलए के हाथ में नहीं बचेंगे, नौकरियां खत्म होगी, बदली एमएलए कर नहीं सकता, फिर एमएलए का इलेक्शन लड़ाई क्यों है लोग? कोई आदमी आ गया मेरे पिताजी के पास, ताऊ जी के पास, मेरे पास, और उसने इतना ही बता दिया, देखो लगभग तो मैं जानता हूँ जो हमारे खास हैं, तो वैसे भी आ गया और उसने यूं कह दिया कि मैं लुहारू का हूँ, हल्के का, चाहे शिवानी का, बहल का। उसको हमें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी तूने वोट दी तूने नहीं दी, तू किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस धर्म का है, नाम लेना ही काफ़ी है। तो ये कई छोटी मोटी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो सिस्टम को जो जानने वाला है ना, सिस्टम को, वो ही सिस्टम को बदल सकता है, वो ही सिस्टम को सुधार सकता है। जिसको सिस्टम का नहीं पता, एमएलए बनते हैं, 5-5 साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता काम कैसे करना है। किसी अनपढ़ और अज्ञानी का मिक्सचर को एमएलए मत बना दी जिंदगी में, नहीं वो हालत कर देगा, याद रखोगे सारी। फिर कहोगे यार वो हवलदार ने पकड़ लिया, हवलदार सुनता नहीं एमएलए की। अरे हवलदार किस तरह सुनेगा, एमएलए की पावर तो है चीफ सेक्रेटरी के लेवल की। अब वो फोन करने लग रहे हैं सिपाही को, कैसे काम बनेगा? तो माताओं बहनों और युवा साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने इतने व्यस्त समय में से अपना कीमती समय निकाला। कि मेरे को अभी हमारे 84 खाप के प्रधान आदरणीय करमवीर सिंह जी कह रहे थे कि भाई थोड़ा सा आपको 15-20 दिन और लेट करना चाहिए था प्रोग्राम, अब सारे लोग खेती में बिजी हैं। मैंने कहा पहले तो अपने आकलन यही लगाया था कि लोग इतने टाइम तक फ्री हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, बहुत बढ़िया संख्या है। और मेरे को देख के खुशी हुई कि जैसे ही मैं गेट से अंदर एंटर किया तो पुराने जो साथी थे मेरे पिताजी के टाइम के, मेरे ताऊ जी के टाइम के या मेरे साथ के, वो सारे लगभग यहाँ मौजूद थे। लुहारू हल्के में शायद ही कोई ऐसा गांव है जिसके जो हमारे मेन आदमी थे वो यहाँ हाजिर ना हो। तो ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे साथियों के लिए गर्व की बात है और एक सम्मान की बात है और आदर की बात है। और मैं यही प्रार्थना करूँगा भगवान से कि जैसे आप 25 साल से आप अपने परिवार के साथ आप लोग जुड़े हुए हो, इसी तरीके से आप भविष्य में अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हमारे परिवार को हमें देते रहेंगे और हमारा ये जोश हमें आगे लेके जाएगा जो आपके सहयोग से मिलेगा। जब इतना काम का टाइम और उसके बावजूद लोगों ने टाइम निकाला हो तो चलो थोड़ी मेरी गलती थी कि हमने
ये ज़्यादा जो किसान नेताओं से पूछना चाहिए था भाई कब प्रोग्राम करें। हमने रख दिया अपने पंचकुला चंडीगढ़ के हिसाब से टाइम। चलो आगे से पूरा विचार विमर्श करके करेंगे। लेकिन बहुत मेरे को खुशी है कि जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि वो, मैं एक बार एक प्रोग्राम में बैठा था तो हमारे प्रोग्राम के बल्कि मंत्री जी की पुण्यतिथि थी, तो उस टाइम भी कम से कम 8-10 हज़ार आदमी आए थे। तो आपका सबका आपने अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मेरे साथ और भी हमारे परिवार के लोग बैठे थे, तो मैंने कम से कम 90% लोगों को नाम लेके बुलाया। बोले जी कमाल कर रखा है आपने, आप इनके रोज रटते रहते हो क्या नाम? मैं कहा रटने की जरूरत नहीं है, ये 25 साल से लगातार मिल रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कार्यकर्ता की श्रेणी के नहीं है। ये कार्यकर्ता तो क्या होता है, एक आपके 5 साल का अवधि पूरी करवाएगा, छोड़ के चला जाएगा, उसको फिर अगली सरकारें फिर काम करवाने हैं, तीसरी सरकारें फिर काम कराने हैं। ये लोग वो हैं जो पहले दिन जुड़े थे मंत्री जी के साथ 1998 में और डीसी साहब के साथ, वो ये फौज है। मैंने कहा ये भीड़ इकट्ठी करने की नहीं है, भीड़ तो इकट्ठी करेंगे तो गाड़ियां भेज देते हैं सबके गांव में। अब यहाँ ये जो भी 3-4 हज़ार आदमी बैठे हैं, जितने भी है मेरे को गिनती का नहीं पता, और माताएं बहनें बैठी हैं, किसी एक भी कार्यकर्ता को कोई गाड़ी हमने दी है क्या? बता दो आप, किसी को गाड़ी दी हो, कोई पैसे दिए हो, कोई खाने का सामान दिया हो। हम देखो उन नेताओं में से, नेता तो नहीं मैं बना भी, जिस तरह अभी हमारे साथी कह रहे थे नेता बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अफसर से नेता बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन अच्छे तरीके से काम करने का भी एक फ़ायदा मिलता है। तो अगर पैसे दे के चाय पानी करवानी है, मैं सोनी जी को, अमर सिंह को, चरण सिंह को, मास्टर जी को अगर यूँ कहो कि मैं तेरे गांव में आ रहा हूँ 15 चाय करवा दे और ये पैसे पकड़, तो क्या चाय हुई वो? यहाँ जितने आदमी बैठे हैं किसी का कोई किसी मतलब से नहीं, सिर्फ प्यार, आदर, मान सम्मान और भाईचारे से यहाँ बैठे हैं। और मैं यूँ कहता हूँ, अभी हमारे कई वक्ताओं ने कहा और बड़ा अच्छा बोले सारे, और बड़े सुलझे हुए तरीके से सबने समझाया भी हमें भविष्य में क्या करना है, किस तरीके से काम करने हैं और किस तरह से अपने समाज को, अपने हल्के को, 36 बिरादरी को साथ लेके आगे बढ़ना, जैसे कि मंत्री जी करते थे। मंत्री जी की जो विरासत थी, उनकी जो एक विशाल विरासत कहूँगा मैं, जो डीसी साहब के टाइम से उन्होंने संजो के रखी थी, और उसको आगे बढ़ाने का काम आप लोगों के सहयोग से हमने करने का एक प्रण लिया है कि इस हल्के में जो दिखते रही हैं पिछले इतने सालों 20 साल में, वो कैसे दूर की जाए, बच्चे कैसे संपन्न हो, बच्चों को नौकरियां कैसे मिले। देखो अगर 60 साल हो गए हरियाणा को बने हो गए, अब भी हम अगर गली नाली नलका टूटी, खंबा टूट गया, ये ठीक करवाइए, तो फिर तो हो लिया काम। और नेता ये चाहते हैं कि आप लोग इसी में उलझे रहो, नाली टूटी पड़ी है इसके लिए चक्कर काटो, एप्लीकेशन दोगे, वो 3-4 साल में बन जाएगी, उसके बाद सड़क टूट जाएगी, तो अपने पर्सनल काम तो आप भूल ही गए ना। ये तो नेता का फर्ज है कि अपने काम करना, कोई एहसान नहीं करना लीडर आपके ऊपर। आपने उसको एमएलए बना दिया, किसी नेता को मंत्री बना दिया, उसकी ड्यूटी है, ये बेसिक ड्यूटी है कि पानी है, बिजली है, अस्पताल है, अच्छे डॉक्टर हों, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं हों, स्कूल हों, स्कूल में अच्छे टीचर्स हों, तो ये तो ड्यूटी है एक एमएलए की। और एमएलए हम बन के ये करते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं लोगों के ऊपर। महिला की एक मान लो विधवा है, उसकी पेंशन अपने आप बढ़नी चाहिए, वो चक्कर काट रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन है। अब मैं समाज कल्याण विभाग में रहा, अपने हल्के के हफ्ते में कम से कम 25-30 लोगों के टेलीफोन आते और 5-7 वहाँ चंडीगढ़ पहुँच जाते कि मेरी पेंशन नहीं मिल रही, और कुछ काम नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके काम रुके पड़े हैं। अब क्या मैं आपसे पूछूंगा कि इन कामों के लिए क्या किसी एमएलए की मंत्री की जरूरत है क्या? ये अधिकारी भी उदासीन हो चुके हैं, उनको ये नहीं पता कि एक बुजुर्ग महिला है, एक बुजुर्ग आदमी है, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, और दफ्तरों के चक्कर काट काट के वो परेशान हो चुका है, कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं बची। तो इतने मेगा जो सामाजिक कार्य है ना, जो सार्वजनिक कार्य हैं, उनका तो ये होना चाहिए कि अपने आप ही हो, आप लोग सिर्फ निजी काम के लिए अपने विधायक से, अपने एमएलए से या अपने अफसर से मिले। तो मैं तो भगवान ने मौका दिया, आप लोगों का साथ जिस तरह मिला है, तो मैं यही कामना करूँगा कि सार्वजनिक काम के लिए आपको मेरे पास ना आना पड़े, निजी काम के लिए आप आओ। तो मेरा बच्चा
ने 12वीं कर ली, मेरे बच्चे ने MA कर ली, मेरा बच्चा फलाना कर रहा है, बेरोजगार हो गया। अब ये आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, सब मेरे ख्याल में कितने बच्चे यहाँ से भी गए होंगे जो बैठे अभी हमारे युवा जुड़े हुए हैं। 13.5 लाख बच्चों ने फार्म भरे, पोस्टें 13,000। प्रचार इतना हो गया हो जिस तरह 13 लाख में से 12 लाख को नौकरी मिलेगी। पागल हो रहे बसों में चढ़ के बेचारे। अब करें क्या, नौकरी मिलती नहीं। अब नहर विभाग में 150 बेलदार लगी है लड़कियां जो MA MSc पास हैं। बेलदार का काम सारे जिम्मेदारों को पता है क्या होता है। नहर में जाके करेगा ना काम बेलदार, दफ्तर में तो बेलदार का कोई काम नहीं। अब लड़की किसी की हो चाहे, बच्ची तो हमारी है ना। अब वो बच्ची मान लो दिन में शाम को अकेले जा, और उसका जो स्टेशन होगा वो ऐसी जगह होगा जहाँ कोई आदमी नहीं होगा। अब उस लड़की की सुरक्षा कौन करेगा। उसने तो MSc कर ली, मेरे दफ्तर में चंडीगढ़ था, 4 सेलेक्ट हो गया है ग्रुप डी में PN, चारों के चारों MSc MPhil BTech। मतलब मेरे को शर्म आने लगी, भाई मैं इनसे पानी मंगवाऊंगा, चाय मंगवाऊंगा। तो मैंने फिर आखिर में धीरे धीरे उनको दफ्तर का ही काम दिया। लेकिन देखो, जो आदमी जो डिग्री कर रखी है, अगर MSc PhD और MPhil वाले पुलिस में सिपाही लग जाएंगे या ग्रुप डी में लगेंगे तो 10वीं 12वीं वाले क्या करेंगे फिर। ये मतलब आप लोगों को तो भूल ही जाओ नौकरी। और प्राइवेट नौकरी के लिए, छोटी छोटी नौकरियों के लिए जहाँ 8,000 7,000 10,000 रुपये मिलते हैं, उसके लिए बच्चे कोई निमराना जा रहा है, कोई गुड़गांव जा रहा है, कोई फरीदाबाद जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है। एक तो बच्चे का गुजारा नहीं वहाँ पे, दूसरा माँ बाप से दूर चला गया। वो माँ बाप से दूर जाने का मतलब ना घर की सेवा, माँ बाप की सेवा कर सकता, ना अपने परिवार को देख सकता, ना सुख दुख में उनकी हेल्प करेगा। मंत्री जी ने एक पॉलिसी बनाई थी उस टाइम, ये 3 ब्लॉक है हमारे, लुहारू, बहल, सिवानी, तीनों ब्लॉकों में एक एक फैक्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए एक पूरा 500 पेज का प्रोजेक्ट तैयार करवाया था भारत सरकार के सहयोग से। वो तो चलो वहाँ टाइम काफ़ी लग जाता है, तो 1.5-2 साल पहले शुरू किया था, वो सिरे नहीं चल पाया, लेकिन कोई नहीं, अब चढ़ाएंगे उसको। उसमें ये था कि हर हल्के में, हर ब्लॉक में, उस फैक्ट्री में 8 से लेके 10,000 बच्चों को रोजगार उस इंडस्ट्री में मिले। मैं कहता चलो सरकारी उसको नहीं मिली, सरकारी तो चलो 5,000 को मिल गई, बाकी लोग तो 2.5 लाख है हल्के में, 2.5 लाख में से 50, 60, 70,000 बच्चों को तो नौकरी चाहिए। अब मैं सबको कह दूँ सबको सरकारी दूंगा, कैसे संभव है वो। उनके लिए ये अगर हमारे तीनों ब्लॉक में 25-30 हज़ार बच्चे प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री जो भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से लग जाए, तो बच्चे एक तो बाहर जाने से बच जाएंगे। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनकी सेवा करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे, और मुसीबत में सुख दुख में साथ रहेंगे। अगर घर के पास आपको 15,000 20,000 मिल रहे हैं और बाहर जाके चाहे 30,000 मिले, उससे ये बढ़िया है, वहाँ 30,000 बढ़िया है। तो ये मेरी मंशा एक। और दूसरा, रोजगार के अलावा मेरे को नहीं लगता कोई काम है। मैं तो कह रहा था, मैंने कहा अगर ये रोजगार MLA के हाथ में नहीं बचेंगे, नौकरियां खत्म होगी, बदली MLA कर नहीं सकता, फिर MLA का इलेक्शन लड़ाई क्यों है लोग, तो फायदा क्या। अब मेरे एक से पूछिए, मैं कहा यार तुम MLA के पास जाया करो, गली गाली बनवा लो। क्या जी गली के लिए क्यों एहसान लेना यार, 152 डी मैंने बनवाई थी, कोई अपना बन गई ना यार, वो तो हाईवे बन गए सारे। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अब मेरे सारे सम्मानित, आज मेरे को खुशी है कि जो मेरे पिताजी के साथ के दोस्त थे, मेरे तो साथी हैं यहाँ मौजूद जो मौजूद हैं, लेकिन मेरे पिताजी के साथ, मेरे साथ, भाई के साथ वो लोग भी यहाँ मेरे को आज दिखाई दिए। तो मेरा तो आज मतलब इलेक्शन तो बाद की बात है, लेकिन दिल ऐसा खुश है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मज़ा आ गया देख के बिल्कुल। इतने 25 साल बाद आज की जो मीटिंग हम कर रहे हैं, राजनीति कह लो इसको या सामाजिक को भी कह लो, मंच के माध्यम से 2013-14 के बाद आज मीटिंग हो रही है। 10 साल बाद तो लोग 2 साल में भूल जाते हैं लोगों को। और मैं तो इस बात की अनुभूति करता हूँ कि 10 साल बाद अगर हम कोई मीटिंग कर रहे हैं और एक व्हाट्सएप और मैसेज ही गए होंगे सबके पास। इस हल्के का मैं एक और बताऊं, मेरे ताऊजी चौधरी रामनारायण सिंह जो DC थे, कम से कम 6 जिलों में वो DC रहे 1970-72 तक। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 75 साल हो गए। 75 साल से लगातार हमारा परिवार, शुरू में चौधरी रामनारायण सिंह जो IAS थे, हल्के के पहले DC थे वो,
उसके बाद चौधरी बहादुर सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री जो नौकरी में आ गए थे, और उसके बाद हम लगातार हमारे लोगों के लिए। अब आप ये बताओ, 1982 में मैं ताऊ जी ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उस 82 से पहले तो हमारे दिमाग में कोई राजनीति नहीं थी कि सारे नौकरी करते थे। तो फिर 1970 में नौकरी लगाने की क्या जरूरत थी। 66 में हमारे आज कई लोग मिले जो बैंकों में, उसमें मार्केट कमेटी में, शुगर मिल में 1970 1968 के लगे हुए लोग मिले जो लगभग रिटायर हो चुके हैं। तो उस टाइम बैंकों में सैकड़ों आदमी लगाए मंत्री जी ने, डीसी साहब ने सोनीपत शुगर मिल में, बैंक में, मार्केटिंग बोर्ड में। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 1960 के बाद की, जब पंजाब और हरियाणा इकट्ठा था, जब भी ये नौकरियों का सिलसिला जारी था। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा परिवार लगातार 75 साल से नौकरियों के माध्यम से आप लोगों के साथ, समाज के साथ, हल्के के साथ, हमारी ये रही खासियत कि कोई आदमी आ गया मेरे पिताजी के पास, ताऊ जी के पास, मेरे पास, और उसने इतना ही बता दिया, देखो लगभग तो मैं जानता हूँ जो हमारे खास हैं, जो वैसे भी आ गया और उसने यूं कह दिया कि मैं लुहारू का हूँ, हल्के का, चाहे शिवानी का, बहल का। उसको हमें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी तूने वोट दी, तूने नहीं दी, तू किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस धर्म का है, नाम लेना ही काफ़ी है। अभी हाल में मैं कमिश्नर रहा रोहतक का, उससे पहले तो मैं देखो 30 डिपार्टमेंट में रह चुका। सबको पता है साथियों, खेल विभाग में चमकाया हमने अपना हल्के का नाम। भिवानी में मैंने कहा हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, अच्छे वार्ड लेवल पर जाते हैं। 40 करोड़ का मैंने काम भिवानी में कराया, बच्चों को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है कहीं भी। तो वो खेल में रहा मैं, SC BC डिपार्टमेंट में दुनिया जान के स्कॉलरशिप अलाउड करवाए। समाज कल्याण विभाग में जहाँ मैं पेंशन का जिक्र कर रहा था, जो लोग दुखी थे उनका स्ट्रीमलाइन करा। तो ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें हमने दिल से, आत्मा से अपने लोगों का काम नहीं किया, और बिना पूछे। अब मैं कमिश्नर रोहतक रहा 4 महीने के करीब। 4 महीने मेरी एवरेज थी, जो जिस दिन काम का 5 दिन होते हैं हफ्ते में, 2 दिन छुट्टी है, लगभग 100 से लेके 150 लोग अपने हल्के के रोहतक पहुंचते थे। क्योंकि मेरे पास 5 डिस्ट्रिक्ट थे और मेरे अंडर ये 20 या 22 DC थे मेरे अंडर। तो उसमें 25 हल्के थे, तो सबके काम करने होते थे। तो अपने हल्के का जो आदमी चला गया, एक भी आदमी आपको ये नहीं कह सकता कि मैं वहां गया और मेरा काम मेरे सामने नहीं करवाया गया। उसी टाइम फोन करा मैंने उनके आगे, सामने टेलीफोन, सामने ऑर्डर, और नहीं कोई अफसर मिला तो उसको लिख के दिया कि इसकी तुरंत कंप्लाइज करो और वापस मेरे को 1 हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट की जाए। मैं सिवानी गया, लास्ट मैंने 3-4 मीटिंग करी आपकी, जब मैं कमिश्नर था। अफसरों की मीटिंग तो लेनी पड़ेगी जब भी काम करेंगे। डिगावा करी, बहल करी, अपना सिवानी करी। लास्ट की मीटिंग मेरी सिवानी थी। तो हमारे सिवानी की मीटिंग हम जो ब्लॉक लेवल की थी वो मैं अभी 3 महीने पहले कर चुका, जिस तरह की हमारे लुहारू ब्लॉक की है। तो वहाँ मेरे साथियों मैंने ये बताया, मैंने कहा जी वो मीटिंग थी मेरी, अब उसमें जिस तरह आप लोग हो, कोर्ट के अंदर मैंने अफसरों की मीटिंग ली, वहाँ लोग आ गए 1000-1500 कोर्ट में मिलने के लिए। कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी ना, कोई राजनीतिक मीटिंग थी, सिर्फ लोगों में काम करने के लिए गया था मैं। सारे अफसर बुला रखे थे जिले के। तो हमने काम करे 200, तो मैंने टेलीफोन करे। सुबह से मेरे को रात होगी, वहाँ रात को बज गए 9:30। तो लोगों के काम हुए, और छोटे छोटे काम देखो आप, महिलाओं के जो विधवा पेंशन और स्कॉलरशिप के जो फार्म अटैच कराने होते हैं, वो एफिडेविट भी साइन नहीं कर रहा तहसीलदार। 3 महीने से चक्कर काट रही हैं लेडीज और आदमी अपने। तो उसका मैंने कहा 54 एफिडेविट पड़े साइन करने के लिए। मैंने उसको तहसीलदार को बिठा दिया कोने में, मैंने कहा यहाँ बैठ जा, जब तक सारे साइन नहीं करेगा ऐसे उठेगा नहीं। अब मैं वो नहीं बताओ, वो जो 54 फार्म थे, उन 54 में से मैं एक को भी नहीं जानता था ये लोग कौन है। मेरे को ये था कि मेरे आदमी है, जब हमारा हल्का ही होगा तो आदमी सारे अपने हैं, क्या दिक्कत है। और मैं तो ये कहता हूँ। और उसके बाद ये हुआ कि हमारे जो हल्के के नेताजी है ना, और मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा एक दोस्त आया हुआ था उत्तराखंड से, मैं उसको कहता चल तेरे को मैं अपना हल्का दिखा के लाता हूँ। तो मैंने उसको गाड़ी में बैठते ये कहा, भाई या तो मेरी कल ट्रांसफर हो जाएगी बदली, तुमने इतने लोग तुम इकट्ठे हो गए तो मेरी बदली होनी है, रहने कौन देगा मेरे को, और या फिर मंत्री इस्तीफा दे देगा। तो मेरी बदली होनी थी, वो तो इस्तीफा क्यों देगा भाई 5 साल के लिए बना अगला। तो ये कई छोटी मोटी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो सिस्टम को जो जानने वाला है ना, सिस्टम को,
वो ही सिस्टम को बदल सकता है, वो ही सिस्टम को सुधार सकता है। जिसको सिस्टम का नहीं पता, एमएलए बनते हैं, 5-5 साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता काम कैसे करना है, पटवारी से कैसे काम लेना है। अब हमारा सिस्टम ये है कि पटवारी नीचे तो कहना ही नहीं ना, बात ही सीधी डीसी एसपी से करनी है, तो काम क्यों नहीं होगा अपने आदमी का। तो काम करने की नीयत और एक ज्ञान होना चाहिए। अनपढ़ आदमी जो है ना, अनपढ़ तो ज्ञानी भी हो सकता है। अब किसान है हमारे, अनपढ़ है, दुकान चलाते हैं, लेकिन वो मूर्ख और अज्ञानी नहीं है, होशियार है। वो पढ़ाई नहीं करी अलग बात है, गांव में रह गए, भाई किसी का परिवार नहीं था, पढ़ा नहीं पाया। नेता भी हमारे बड़े बड़े हुए हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन वो अज्ञानी नहीं थे। मैं तो हल्के में हमेशा कहता हूँ, भाई आप किसी अनपढ़ और अज्ञानी का मिक्सचर को एमएलए मत बना दियो जिंदगी में, नहीं वो हालत कर देगा, याद रखोगे सारे। फिर कहोगे यार वो हवलदार ने पकड़ लिया, हवलदार सुनता नहीं एमएलए की। अरे हवलदार किस तरह सुनेगा, एमएलए की पावर तो है चीफ सेक्रेटरी के लेवल की। अब वो फोन करने लग रहे हैं सिपाही को, कैसे काम बनेगा। तो मतलब एक ज्ञान होना, काम कैसे करवाना है। पर्ची रखनी, कई एमएलए आप भी जानते हो, कईयों को पर्ची रख ली, गांव में इकट्ठी करी अपना। ये तो मेरे ख्याल में जोगिंदर पहाड़ी बैठा हुआ, उसका भी उदाहरण है, यो भगत सिंह बैठा। तो मतलब बाहर निकले और रास्ते में क्या करा, उन्होंने पर्चियां फाड़ के फेंक दी। और गांव वाले भी शरारती थे, उन्होंने पर्ची इकट्ठी करके टेप लगा ली और कह जी काम हो गया, कह जी हो रहा काम है, तनल पाड़ के भगा दी, हम तो इकट्ठी करके ले आए तेरे को दिखाने के लिए। तो ये काम तो नहीं होना चाहिए ना। अगर अपने साथी को आप किसी काम नहीं हो सकता तो उसको मना करने की क्षमता रखो, भाई तेरा ये काम इस कारण से नहीं हो सकता। तो अफसर रहते हुए जो काम हुए हैं, तो वो हमारा मन ये है कि राजनीति में आके वो काम अधिक से अधिक किए जाएं, अपने लोगों को मतलब कैसे उनका उत्थान हो, उद्धार कैसे हो। उद्धार तो ये होगा, एक परिवार में एक नौकरी मिलेगी जब उद्धार होगा। अब जिनके लगी नौकरी, उनके आगे बच्चे पढ़ गए, कोई गुड़गांव सेट हो गया, कोई हिसार चला गया, कोई भिवानी चला गया, अपने मकान बना लिए, अपनी कोठियां बना ली, तो एक नौकरी के माध्यम से हुए ना। तो ये चीजें रखनी बड़ी जरूरी है। और दूसरा, मंत्री जी का देखो एक रहा कि भाई उनका स्वभाव के कारण ये आप लोग जुड़े। हम तो राजनीति में तो था नहीं, उन्होंने गरीब अमीर जाति पाति सबको भेदभाव छोड़ के सबको गले लगाया। एक गरीब आदमी को ये सिखा दिया, भाई तेरी अहमियत क्या है, तेरी वोट की अहमियत क्या है। उससे पहले सुख दुख में जाना मंत्री जी की देन है कि वो कोई जाता नहीं था, तो उन्होंने जाना शुरू किया था हर सुख दुख में पूरे हल्के में। तो बाकी सबने फिर शुरू किया, चाय पानी नहीं पूछते थे। चाय पानी पिलाना कोई वो नहीं है। मैं तो उम्मीद करूं कि मैं तो उसको बात ना करूं ढंग से, और मैं जाऊं मान सिंह के और या नेताजी के, तो वो मेरे को बर्फी भी खिलाए, समोसे भी खिलाए और दूध पिलाए, तो एक आधी बार पिलाएगा, अगली बार तो कह देगा जी मेरा तो भैंस है ही नहीं, मेरे पास तो जा रही है भैंस, ब्याह नहीं हमारी हो रही है, यही कहेगा ना बाद में। तो क्यों मैनेजर साहब, तो एक दो बार इज्जत करेगा, वो बाद में इज्जत नहीं करेगा। और दूसरा मैं कहता हूँ देखो ये माड़ा का सिस्टम, अब एक आपका वर्कर आ गया, आप एक चीज दूसरा और बताओ, एक तो माड़ा का बताऊंगा और एक ये कन्यादान का। क्या अपने रिश्तेदार में कभी देते होगा किसी को 51,000 11,000 5100 देता है कोई? अच्छा भी रिश्तेदार होगा तो आदमी 1100 पकड़ा देगा। माड़ा किसी ने अगर आपके 2 लाख की माड़ा डाल दी ना नेता के, समझ लो वो नौकरी का सर्टिफिकेट लेने आया आपके पास, वो इलेक्शन जीतते कहेगा जी नौकरी लगाओ, और आपने अन्ना खानी करी तो याद दिलाओगा भैया फोटो में 2 लाख की माला पहन रखी है, वह 2 लाख क्यों दिए थे, तू मेरा रिश्तेदार थोड़ा था, 2 लाख क्यों दिए थे कि पहले मैं गारंटी कर लूँ भाई कदे और कोई आ जाए। तो ये वो माला का सिस्टम मंत्री जी ने बंद करवाया। आज के दिन सारे सुखी हो ना, कोई नेता मांगे ना माला, फ्री हो गए सारे। तो देखो इन चीजों से ये सामाजिक चीजें हैं। तो मंत्री जी ने मंत्री रहते हुए भी तो उन्होंने ये काम किए ना कि भाई नैतिक शिक्षा थी, स्कूलों में कंप्यूटर लगाना। ये आज से मैं 23 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब लोग कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था किसी को, ये मोबाइल तो बाद में आए हैं। तो कंप्यूटर की शिक्षा लागू करी, अंग्रेजी पहली क्लास से लागू करी, नैतिक शिक्षा जिसके लिए आज लोग रो रहे हैं कि बच्चे हमें पूछते नहीं, बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, मान सम्मान नहीं करते, हमारे साथ बैठते नहीं, रोटी साथ नहीं खाते, हमारे साथ वार्तालाप नहीं करते।
वो चीज उन्होंने 30 साल पहले समझ ली थी कि नैतिक शिक्षा लगानी बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे अपने परिवार से दूर हो जाएंगे और इनका प्यार कैसे बना रहेगा अपने लोगों के साथ। तो वो चीजें लागू करी। ये ढाणियों में जब स्कूल खोले, हरियाणा में सबसे ज्यादा स्कूल अगर किसी भी उन 5 सालों में खुले तो लुहारू हल्के में खुले, और सबसे ज्यादा स्कूल अपग्रेड हुए। पावर हाउस से 12 पावर हाउस इस हल्के में बढ़ाए जहां एक के लिए दिक्कत थी। और जब ये सारे हमारे साथ थे, अपना जितने साथी बैठे हैं, तो लोग कहा करते जी क्या आप ढाणियों में स्कूल बना रहे हो, यहाँ तो 5 बच्चे नहीं आएंगे, भैंस बंधेंगी सरपंच की, गाय भैंस बांध देगा सरपंच, स्कूल बेकार हो जाएंगे। आप आज जाके देखो ढाणियों में जहाँ 70, 80, 80, 100 बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं। बच्चों को लड़कियों की शिक्षा के लिए उनका विशेष योगदान था। भाई लड़कियां हमारी अच्छा पढ़े। गांव में पहले क्या होता था, गांव में 8वीं का स्कूल है तो लड़कियों को 8वीं करवा दी, 10वीं का हो तो 10वीं करवा दी, बाहर नहीं भेजते थे। उनका यह था कि 12वीं का स्कूल बने ताकि बच्चे आगे बढ़े। तो ये उनकी एक सोच भी थी और दिमाग में विचार भी थे। दूसरा, जैसा कि मंत्री जी का जो सच्चाई का रास्ता था ना, हमने तो वो अपना के रखना है हमेशा। जो उनके बारे में एक बुकलेट भी हमने छपवाई थी, आपको दी भी थी पिछली बार, और जो पढ़ी हैं वो दे भी देना भाई, है जितनी पढ़ी हैं सारी बंटवा देना। बस जिस तरह सत्य की राह पर जग में जब चलता है कोई ईमानदार, अनुकरणीय और अविस्मरणीय होते हैं उसके किए गए उपकार। मतलब आप बिना भेदभाव, बिना लगाव, बिना दुष्प्रचार वोट नहीं दी इसने, इसका इलाज करूंगा। ये क्या बात हुई भाई? हो सकता है मेरे से कोई बढ़िया नेता हो, दे दो भाई, बशर्ते उसमें उतने गुण होने चाहिए। और वोट नहीं दी तो दुश्मन हो गया वो, अगली बार आ जाएगा, तीसरी बार आ जाएगा, चौथी बार देख लें, कोई बात नहीं। रह रहे तो यही है 2.5 लाख है, 5-4 हज़ार बढ़ते हैं हर बार। भाई हमें तो शाम और बवानी खेड़े से तो वोट मिलेंगे नहीं, लुहारू की मिलेंगी। तो उन लोगों के साथ बिना भेदभाव के जो कार्रवाई चली है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। उनकी जो परंपरा थी, उन जो मान सम्मान एक देना सिखाया था, उसको जारी रखेंगे। ये मैं आपको पक्का वचन देता हूँ कि इलेक्शन तो देखो जीतना हारना, मंत्री बनना ना बनना, वो सब भगवान ने लिख रखा है। लेकिन भगवान ने ये आशीर्वाद दिया कि 25 साल बाद भी मंत्री जी की जो टीम थी या डीसी साहब की टीम थी, एक भी आदमी टस से मस नहीं हुआ। ये हमारे लिए गर्व की बात है और इसके लिए मैं सबका दिल से हमेशा ही आभारी रहूंगा।